are doing well at home. Okay, we are going to start our chapter that is lesson 25 mosquitoes and malaria. हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या होता है ये हमने पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि मॉस्किटो क्या होता है बेटा, एक खुद में फ्लाइंग इंसेक्ट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ के ट्रेवल करता है ना. और हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ल्ड में ये काफ़ी भारी मात्रा में पाई जाती है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो में बेटा हमने पढ़ा था कि मॉस्किटो की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट पार्ट इज हेड, सेकेंड पार्ट इज थोरेक्स एंड थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन. हमने ये पढ़ा था और हमने हेड के भी वेरियस पार्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था. जैसे कि हेड में क्या क्या होता है, हमने हेड में पढ़ा था कि जो हेड के ऊपर 2 फिलर लाइक एंटीनाज होते हैं जिनको हम एंटीना बोलते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था एंटीना के जस्ट बिलो आइज होती हैं, उसके नीचे उनके लिए एक सकिंग ट्यूब होता है जिससे कि वो क्या करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को शक करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रोबोसिस. इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेल मॉस्किटोज क्या फीड करते हैं. हमने आपको बताया था कि बेटा मेल मॉस्किटो नेक्टर और वाटर के ऊपर फीड करते हैं. ओके, आगे इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मॉस्किटो कौन कौन सी डिजीज़ कैरी करते हैं और कैसे कैरी करते हैं. तो जो मॉस्किटो डिजीज़ कैरी करते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज मलेरिया, सेकेंड इज चिकनगुनिया, थर्ड इज येलो फीवर, फोर्थ इज डेंगू. ये हमने पढ़ा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, कि मॉस्किटो कैसे ब्रीड करते हैं. ठीक है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग में हमने आपको 2 कंडीशंस बताई थी. फर्स्ट कंडीशन थी कि उनकी ब्रीडिंग के लिए वार्म क्लाइमेट होना चाहिए. ठीक है, आपने भी फील किया होगा कि गर्मी वाले मौसम में सबसे ज़्यादा मच्छर लगते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा वो उनकी ब्रीडिंग के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है जिससे क्या होता है कि मॉस्किटो का अमाउंट ऑफ मॉस्किटो की संख्या बढ़ती जाती है. ठीक है, तो इसलिए हम उस मौसम में मॉस्किटोज ज़्यादा फील होते हैं. सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर कहीं पे रुका हुआ पानी है, मतलब जो पानी कहीं भर जाता है या रुका हुआ है, वो भी मॉस्किटो को क्या करता है बेटा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है. अब रुका हुआ पानी कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि लेक्स में, पॉन्ड्स में, गड्ढों में, है ना, ये हमने पढ़ा था. और जैसे पैडी फील्ड्स, धान के खेत जिसमें पानी ऑलरेडी भर चुके हैं, तो वो देते हैं बेटा मॉस्किटोज को फेवरेबल कंडीशन. ओके, इसके बाद का टॉपिक था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज, की मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल क्या होती है. ये इसमें हमने आपको 4 स्टेप्स पढ़ाए थे. फर्स्ट स्टेप इज एग, कि पहले तो अंडा होगा छोटा सा, उसमें जब थोड़ा सा बेबी निकलेगा, छोटा वाला बेबी निकलेगा, उसको हम बोलेंगे लार्वा. जब लार्वा कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाएगा तो वो लेगा बेटा प्यूपा की फॉर्म. किसकी फॉर्म लेगा वो? प्यूपा की फॉर्म. प्यूपा के बाद जब थोड़ा सा और वो बड़ा होगा, थोड़ा टाइम जब उसे मिलेगा, तो बाद में वो अडल्ट मॉस्किटो का रूप ले लेगा, मतलब एक कंप्लीट मॉस्किटो वो बन जाएगा. ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. कल जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी, जो पार्ट 2 थी, उसमें हमने जाना था कि मलेरिया से, मॉस्किटो से मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, हाउ मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, है ना. और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, कि मतलब मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. तो जो हमने पहली बार में जाना था कि मलेरिया कैसे फैलता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट ये जाना था कि मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है. मतलब जो फीमेल मॉस्किटो होती है, जिसे मेनली फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कहते हैं, वो हमेशा ह्यूमन की बॉडी में से ब्लड शक करती है. मतलब वो किसके ऊपर फीड करती है? वो ह्यूमन के ब्लड के ऊपर फीड करती है. ठीक है, तो वो क्या करेगी, वहाँ से ब्लड शक करेगी और वही क्या करती है कि एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के पास डिजीज़ का ट्रांसफ़र करती है. बेसिकली वो मलेरियल जर्म्स का ट्रांसफ़र करती है. अगर कोई सिक पर्सन है, अगर उसको काट रखा है, जैसे आपकी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, उसने काटा, उसने क्या करा, वो तो ब्लड शक करने गई एक, मतलब एक किसी भी पर्सन के पास, और वो ऑलरेडी सिक है, अगर वो मलेरिया से पीड़ित है. ठीक है, अब उसने वहाँ से शक किया, शक करने के बाद वो उड़ती हुई आई, और कोई एक हेल्दी पर्सन है जिसको ऑलरेडी मलेरिया है नहीं बिल्कुल भी, मतलब वो बहुत हेल्दी है. अब उसने क्या करा, उसको शक करने के बाद दूसरे हेल्दी पर्सन को शक करा. जब वो सेम प्रोसेस से दोनों को शक करेगी, तो जो
उसका प्रोबोसिस है वो हो जाएगा बेटा इन्फेक्टेड, ठीक है। इन्फेक्टेड होने के कारण उसमें थोड़े से जर्म्स स्टोर हो जाएंगे, और जर्म्स जब स्टोर हो जाएंगे तो वो ये जर्म्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देगी। जब दूसरे की बॉडी में अपना प्रोबोसिस इंजेक्ट करेगी तो क्या होगा, उसके जर्म्स दूसरों को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो जो हेल्दी पर्सन था उसको भी क्या होगा, उसको मलेरिया हो जाएगा। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। सिम्टम्स के बारे में हमने मेनली पढ़ा था कि अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट सिम्टम पढ़ा था कि उसको हाई फीवर होगा। फीवर कैसा लगेगा, उसको हाई फीवर होगा। हाई फीवर के साथ साथ उसकी बॉडी में शिवरिंग होगी, मतलब उसकी बॉडी कांपने लगेगी। कांपने के साथ उसको हेडेक भी फील होगा, हेडेक भी कह सकते हैं और बॉडी पेन भी कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में नेसुआ, जिसे जी मिचलाना कहते हैं, उल्टी जैसी फीलिंग उसको आएगी। ये हमने उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था। इसके आगे हमने पढ़ा था बेटा कि जो उसके फीवर में अप एंड डाउन, मतलब फॉल और अप होता रहेगा, उसे थोड़ी देर में फील लगेगा, मेडिसिन खा के उसको फील होगा कि वो ठीक हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता है ना। जब वो मेडिसिन छोड़ेगा तो 72 आवर्स बाद या 45 आवर्स बाद उसका मतलब जो वो है फीवर वो रिपीट करेगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मलेरियल इफेक्टेड पर्सन को फील होते हैं। ओके, आज हम अपना पार्ट 3 इसके आगे का चैप्टर आपसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का कैसे पता लगता है। आप देखिए नॉर्मल फीवर्स भी आते हैं, वायरल फीवर्स भी आते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि आपको मलेरिया भी है ना। तो आज हम इसके बारे में टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको वायरल फीवर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बुखार है, ठीक है। डॉक्टर आपको चेक करेंगे, वो मेडिसिन देंगे, आप मेडिसिन खा लोगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप सही हैं, आप सही होने वाले हैं। लेकिन क्या होगा, जब आप मेडिसिन छोड़ेंगे 1-2 दिन बाद आपको फिर से फीवर रिपीट होगा। यही कंडीशन हमने पढ़ी थी ना अभी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया में, ठीक है। आपको फिर से फीवर फील होगा। जब बेटा आपको फिर से फीवर फील होगा तो आप फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपसे मतलब आपको एक सलाह देंगे, एक राय देंगे, एडवाइस करेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ओके, फिर आप डॉक्टर के कहने से ब्लड टेस्ट कराएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि मलेरिया। ब्लड टेस्ट का क्या प्रोसेस होता है, आप जाएंगे किसी भी लैब पैथोलॉजी, ओके, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो आपकी बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेंगे, ठीक है। जब वो थोड़ा सा ब्लड आपकी बॉडी से निकाल लेंगे बेटा, तो उस ब्लड को फिर उसके सैंपल्स को स्लाइड पे रखने के बाद उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। मतलब क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप से बेटा इसलिए देखेंगे ताकि उन्हें ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये क्लियरली दिखाई दी जाए। ओके, फिर जब वो आपके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब उन्हें ऐसा फील होगा कि इसमें कुछ जर्म्स प्रेजेंट है, मलेरियल जर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है। उनको आपके ब्लड के अंदर क्या दिखाई देगा, उनको आपके ब्लड के अंदर मलेरियल जर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। फिर वो उसी से कंफर्म कर पाएंगे कि अगर आपकी बॉडी में मलेरियल जर्म्स प्रेजेंट है इसका मतलब आपको मलेरिया हो चुका है। ओके, चलिए इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, ठीक है। फॉर अ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज का प्रॉपरली पता करने के लिए द ब्लड ऑफ अ सिक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर इज एग्जामाइंड अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब इस बीमारी को पता करने के लिए जो पर्सन फीवर से सफ़र कर रहा है, जो बुखार है जिसको, ठीक है, उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लड ले लेंगे, ठीक है, और इस ब्लड को हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करेंगे, मतलब उसको प्रॉपरली रीड करेंगे, उसको देखेंगे कि इनके ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। इसके बाद लिखा है द प्रेजेंस ऑफ मलेरियल जर्म्स इन द ब्लड कन्फर्म द डिजीज। मतलब आपके ब्लड के अंदर अगर मलेरियल जर्म्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपकी डिजीज़ को कंफर्म कर देंगे कि अगर आपके ब्लड के अंदर मलेरियल जर्म्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जर्म्स आपकी बॉडी में अगर एक्टिव हैं तो इसका मतलब आपको मलेरिया है। इसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, आपको एक कंफर्म रिपोर्ट मिल जाएगी कि डेट यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द पर्सन हैज़ मलेरिया ही शी शुड टेक एंटी मलेरियल मेडिसिन। मतलब अब जब आपको या किसी को भी कंफर्म हो गया कि मलेरिया है, ठीक है, तो उसको क्या, वो फिर से अपने डॉक्टर के पास जाएगा, है ना। डॉक्टर से बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को फीवर वायरल नहीं था, अब एक्चुअली मेरे को ना मलेरिया था, मैंने अपनी रिपोर्ट करवा ली, मतलब वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखाएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, हाँ भाई आपको मलेरिया तो है, तो डॉक्टर क्या करेगा बेटा, डॉक्टर आपको एंटी मलेरियल मतलब मेडिसिन देगा।
एंटी मलेरियल मतलब जो मलेरिया का अपोज करे, मलेरिया के जर्म्स को मार दे, उसे कहते हैं एंटी मलेरियल मेडिसिन्स। ओके, तो डॉक्टर आपको वो प्रेफर करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो आपके मलेरियल जर्म्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो सब मर जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आज के चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मतलब प्रिवेंशन मीन्स कैसे बचा जा सकता है और मलेरिया को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली हम पढ़ेंगे वी नो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मतलब ये तो देखिए हमने मतलब पार्ट सेकंड में ही पढ़ लिया था कि जो मलेरिया का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये किसके थ्रू होता है? ये मॉस्किटो के थ्रू होता है। अब उसमें भी बेटा कौन सा मॉस्किटो, मेल या फीमेल? नहीं, फीमेल मॉस्किटो है ना, और फीमेल मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, इस मॉस्किटो से क्या होता है कि डिजीज और जर्म्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट इन द फॉलोइंग वेज। अब हमने नीचे कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, तो इसमें लिखा है कि हम खुद को कुछ इन तरीकों से बचा सकते हैं, ताकि मतलब जो अगर मान लो हमारे पास मॉस्किटो है भी, है ना, अगर आसपास हमारे मॉस्किटो है भी, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स दे रखे हैं जिनसे हम खुद को मॉस्किटो से बचा सकते हैं, मतलब खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वो सब पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज we fix wire netting on the window and the door to prevent mosquitoes from entering our house। मतलब हम अपनी विंडोज पे और जो डोर्स है बेटा, ठीक है, उन पे क्या करेंगे, जाली वाली वो लगा देंगे, नेट वायरिंग लगा देंगे। मतलब आपने देखा ना पतली पतली जाली वाली नेट वायरिंग होती है विंडोज पे, जिससे कि छोटी छोटी इंसेक्ट्स या मक्खी या ये सब अंदर नहीं आ पाते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहली बात इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि हम विंडोज पे और डोर्स पे क्या करें, जाली लगा दें, है ना, ताकि अगर हमारी विंडो अगर जाली नहीं होगी और अगर हम सीधे आयरन रॉड्स वगैरह बड़ी बड़ी लगा भी देंगे तो क्या होगा बेटा, तो मॉस्किटो इजीली एंटर करेंगे। अब उनको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए कि ऐसी नेट लगाएं जिससे एयर तो अंदर आए पर इंसेक्ट्स अंदर ना आए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी विंडोज पे नेट वायरिंग फिटिंग कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके रूम में एयर तो अच्छी आएगी बट इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। गॉट इट? ओके, मूव टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स सच एज क्रीम एंड कॉइल। मतलब अब सेकंड पॉइंट में लिखा है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमने कंप्लीट करा। घर के चारों ओर मतलब जो विंडोज थी या डोर्स थे, हमने उस पर नेट फिटिंग कर दी। अब हमने क्या करना है, अगर फिर भी घर के अंदर थोड़े से मॉस्किटोज एंटर कर जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हमने बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि हम साथ के साथ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मतलब जो मॉस्किटोज को भगाने वाली क्रीम्स आती हैं या कॉइल्स आती हैं, ठीक है, उसको हमें लगा के रखना चाहिए। जब हम रात में सोने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमको अच्छे से क्रीम वगैरह अप्लाई करनी चाहिए पूरी बॉडी पे, ताकि हमारे पास मॉस्किटोज ना आ पाए। ओके, इसके आगे बेटा अब हमको थर्ड पार्ट डिस्कस करना है। सॉरी, हमको थर्ड पार्ट डिस्कस करना है। थर्ड है यूज मॉस्किटो नेट। मतलब आपको मच्छरदानी, आपने सुना होगा ना, मॉस्किटो नेट होती है जो आपकी बेड के चारों ओर लग जाती है अच्छे से छोटी छोटी नेट के साथ, जिसे हम मच्छरदानी कहते हैं, हमें उसे भी यूज करना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट इज वियर फुल स्लीव नाइट ड्रेस। मतलब साथ के साथ बेटा हमें नाइट में स्पेशली फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े मतलब जो आपकी क्लोथिंग होगी वो कॉटन की होनी चाहिए, सॉफ्ट क्लोथिंग जिसमें आपको गर्मी ना लगे, बट फुल स्लीव्स की होनी चाहिए, ताकि स्लीव्स वगैरह पे या लेग्स वगैरह पे आपको मॉस्किटो ना काटे। ओके, तो ये कौन से पॉइंट थे, ये हमारे वो पॉइंट थे जिससे हम मॉस्किटोज को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उनसे बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम कैसे पढ़ेंगे मॉस्किटो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है जिससे मॉस्किटो बढ़ जाते हैं, उस ब्रीडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेनली इसका बॉर्डर जो है, मलेरिया इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज एंड देयर एग्स इन देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। मतलब मॉस्किटो को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि मॉस्किटो को हम पहले या तो हम मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय कर दें कैसे भी करके, या कोई भी एंटी मॉस्किटो मेडिसिन या स्प्रे करके हम मॉस्किटोज को ख़त्म कर दें,
या फिर जो ब्रीडिंग रीजन है जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि पानी भरा हुआ है, मॉस्किटोज एग्स ले कर सकते हैं, या फिर उस जगह स्प्रे वगैरह करके उस जगह को हम खत्म कर दें, या तो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दें या फिर हम मॉस्किटोज को डिस्ट्रॉय कर दें, है ना। ये क्या कर सकते हैं, इससे हम मॉस्किटोज की ग्रोथ को या मॉस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनसे हम ये पढ़ेंगे कि मॉस्किटोज को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज फिलिंग ऑफ डिचेस वेयर मॉस्किटोज ब्रीड। ठीक है, मतलब अगर आपने देखा होगा घर के आसपास छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पे नॉर्मली बारिश वगैरह के मौसम में पानी भर जाता है ना। तो हमें पहला काम तो ये करना चाहिए कि जितने भी आपके आसपास गड्ढे हैं या आपको लगता है कि आपके घर के आसपास गड्ढे हैं, ठीक है, हमें वो गड्ढे भर देने चाहिए। ठीक है, उन गड्ढों को हम फिल कर दें ताकि उसमें वाटर ना रुक सके। जब वाटर नहीं होगा तो बेटा मॉस्किटो के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि मॉस्किटो क्या करता है बेटा, पानी में अंडे ले करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आपके घर के आसपास जितने भी डिचेज हैं, जितने भी गड्ढे हैं, उन गड्ढों को हमें फिल कर देना है ताकि वाटर वहाँ पे ना स्टोर हो सके और मॉस्किटोज अंडे ना दे सके। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट इज स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल or DDT on the surface of ponds or lakes so as to kill the eggs and larvae of the mosquitoes। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि जो आपके घर के आसपास पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, अब उन्हें तो आप नहीं फिल कर सकते ना, उनको तो हम नहीं भर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम उन लेक्स पे और पॉन्ड्स पे क्या कर सकते हैं, या तो कैरोसिन का स्प्रे करें हल्का हल्का, या फिर DDT नाम की एक एंटी मतलब मॉस्किटो एक मेडिसिन होती है, या फिर हम उसका स्प्रे करें लेक्स पे और पॉन्ड्स पे। इससे क्या होगा कि अगर जो आपका पॉन्ड्स का सरफेस है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, अगर वहाँ पे एग्स हैं या फिर छोटे छोटे लार्वा हैं या कोई मॉस्किटो बैठा है तो बेटा वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, DDT और केरोसिन के स्प्रे से क्या होगा, जो लार्वा वगैरह है वो मर जाएंगे, एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, आई थिंक पॉइंट नंबर 3, उसको हम पढ़ेंगे। चेंजिंग द वाटर ऑफ अ रूम कूलर्स और स्प्रे केरोसिन ऑयल ऑन द वाटर टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अब मान लीजिए कि गर्मी में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बेटा कूलर्स का यूज़ करते हैं, उसमें वाटर भी फिल करते हैं, नेट फिटिंग होती है, तो बेटा वहाँ पे भी क्या होता है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है बेटा कि उस कंडीशन से बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम वाटर चेंज करते रहना चाहिए कूलर्स का। इसके अलावा कूलर के आसपास वाले चीज़ों में बहुत हल्का सा हमको केरोसिन ऑयल का स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि जो मॉस्किटोज वहाँ बन रहे होंगे या जो एग फॉर्मेशन हो रही होगी, एग ले करे होंगे मॉस्किटो ने, फीमेल मॉस्किटो ने, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपको मलेरियल जर्म्स फैलने की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी या बहुत मिनिमम हो जाएगी। गॉट इट। इसके बाद लास्ट में है कीप योर होम एंड सराउंडिंग क्लीन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखिए, आपको ये सब तो प्रिवेंशन और कंट्रोल्स थे कि आप इन तरीकों से बच सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने साथ के साथ अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना है, सुथरा रखना है एकदम से, जिससे क्या हो, इसके अलावा भी अगर कोई और डिजीज़ है तो वो भी ना फैले। ठीक है, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट। इसलिए हमें अपनी सराउंडिंग को बहुत साफ सुथरा रखना है। यहाँ पे बेटा आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। इसके आगे की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके क्लास, बाय।